तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और पिछली बार हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क डिराइव किया था। हमें पता है कि रनिंग टॉर्क का जो जनरल इक्वेशन है, रनिंग टॉर्क का जनरल इक्वेशन हमें मिलता था 3/2π ns into s e to square r2 upon r2 square plus s x2 square। ये हमें रनिंग टॉर्क का इक्वेशन मिलता था। फिर हमने क्या किया, हमने रनिंग टॉर्क के मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन निकाला और कंडीशन जो हमें मिला सॉल्व करने के बाद, वो कंडीशन हमें ये मिला, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज जब s टाइम रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल हो जाए तब हमें मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिलता था, ठीक है। और इस मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की वैल्यू क्या थी, तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि इस मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की वैल्यू हमें जो मिलती थी वो था सिंपली 3/2π ns, ठीक है। e2 स्क्वायर अपॉन 2x2, ठीक है। ध्यान में है सबको? इतना हमने फाइंड आउट किया था पिछली बार, ये ध्यान में है सबको? एनीवन रिप्लाई? ठीक है। तो इतना हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता था और डेफिनेटली टॉर्क है तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर में होगा। डेफिनेटली टॉर्क है तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर में होगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा, हमने देखा कि किस कंडीशन पे हमारे जो रनिंग टॉर्क है मैक्सिमम है, और उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू भी मिल गई कि मैक्सिमम टॉर्क एक्चुअली में कितना होगा। तो हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कंडीशन निकालने समय रोटर रेजिस्टेंस पर फेज का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यानी रोटर रेजिस्टेंस के हिसाब से हम मैक्सिमम के कंडीशन, मैक्सिमम टॉर्क के कंडीशन को निकाल सकते हैं और इवन वेरी भी करा सकते हैं, ठीक है। और बाद में हमने देखा कि जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आती है ना, वो रोटर रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मतलब कभी भी किसी भी स्लिप पे कोई भी स्लिप हो और उस वक्त उस स्लिप के वजह से ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, अगर इस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के बराबर हम इस रोटर रेजिस्टेंस को कर दें तो हमेशा उस वक्त हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। यानी किसी भी स्लिप पे, और किसी भी स्लिप कहने का मतलब है किसी भी वैल्यू ऑफ रोटर स्पीड, यानी किसी भी एनआर पे, किसी भी स्लिप पे हम रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करा के उस पर्टिकुलर स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क को पा सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क को अटेन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी स्लिप पे हमें ये जो प्रोडक्ट मिलता है, अगर किसी तरह से रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करा के इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग प्रोडक्ट के बराबर हम लोग कर दिए तो उस वक्त हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा फ्रीडम मिल गया कि हम अगर इस मोटर को ड्राइव की तरह यूज करते हैं तो बहुत आसानी से टॉर्क को बढ़ा के स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, टॉर्क को घटा के और बढ़ा के स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स भी पॉसिबल है। जाहिर इसको कम करके हम लोग टॉर्क कम कर सकते हैं। तो एक बहुत बेहतर जरिया मिला। इसी के बेसिस पे जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है। कल के क्लास में आपको बता चुके हैं कि जाहिर है कोई भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो कोई सर्टेन एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई सर्टेन ऑपरेशन करते हैं, और उस ऑपरेशन से जो डेटा हमें मिलता है उस डेटा को पुट करके हम ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। और ग्राफिकली किसी भी चीज को एनालाइज करना सबसे इजी होता है। किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए या तो हम लोग मैथमेटिक्स से यूज करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी कौन से अदर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन से भी एनालाइज हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग ड्राइंग का यूज करके, ग्राफिक्स का यूज करके एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिक्स का एनालाइज सबसे बेहतरीन होता है, विजुअल फॉर्म ऑफ एनालिसिस सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ एनालिसिस होता है। तो विजुअल फॉर्म में हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से टॉर्क स्लिप का रिलेशन है, किस तरह से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या वेरिएशन है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, और किन किन चीजों में वेरिएशन होने से इस कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन आता है, और उस वेरिएशन के वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इज दैट क्लियर? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके, ठीक है। तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज सबको पता है
हम लोग जानते हैं कि स्लिप, सबको पता है कि स्लिप क्या होता है, तो स्लिप इज डेफिनेटली ns माइनस nr अपॉन ns, ठीक है, ये सबको पता है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आपके रोटर का स्पीड जाहिर है 0 होगा, ठीक है, और जैसे ही ये वैल्यू 0 हुई तो आपको s की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है, यानी जब आपका रोटर का स्पीड मिनिमम वैल्यू पे है यानी 0 है, उस वक्त स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम है। ये कई बार हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। एनआर को बढ़ाने लगे, एनआर को इंक्रीज करने लगे हम लोग, एनआर को हम लोग इंक्रीज करने लगे, इंक्रीज करके एक समय ऐसा आएगा जब एनआर बहुत बहुत नजदीक आ जाएगा एनएस के, और ऐसा होता तो नहीं है कि एनआर कभी एनएस के बराबर हो, लेकिन अपने एनालिसिस के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर एनआर एनएस के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी एनआर यहाँ पे मिनिमम था और एनआर यहाँ पे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, एनआर अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे पहुंच गया, उस केस में यहाँ स्लिप मैक्सिमम हुआ करता था, तो यहाँ स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 क्या है, स्लिप का मिनिमम वैल्यू है, 0 स्लिप का मिनिमम वैल्यू है। यानी एक चीज हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में एनआर इंक्रीज कर रहा है तो इस डायरेक्शन में स्लिप डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनआर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यही राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, सॉरी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ देख लो एनआर पर पहले हम लोग गौर करें, एनआर पे पहले गौर करें तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बढ़ने पर एनआर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वही लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बढ़ने पर हमारे स्लिप की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। यानी स्लिप की वैल्यू किधर इंक्रीज करेगी, तो डेफिनेटली इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्लिप की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यानी जिस वक्त एनआर यानी रोटर स्पीड इस तरफ इंक्रीज कर रहा होता है, स्लिप उसके उल्टे डायरेक्शन में इस तरफ इंक्रीज कर रहा होता है। या अगर दूसरी तरह से कंपेयर करें तो एक ही डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जब एनआर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है उस वक्त स्लिप की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। समझ में आ गया? इतना चीज तो बहुत क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये बहुत क्लियर चीज है। अब देखो इसी के बेसिस पे आपका ग्राफ प्लॉट है, इसी के बेसिस पे आपका ग्राफ प्लॉट है। यहाँ क्या है, यहाँ देखो दो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल पे, ये जो नीचे वाला एक्सिस है ये किसका एक्सिस है, कल बताए थे आपको। नीचे वाले एक्सिस पे किस चीज को हमने प्लॉट किया है, नीचे वाले एक्सिस पे किस चीज को हमने प्लॉट किया है, कल बताए थे आप लोगों को, एनीवन? यस, तो यहाँ हमने एनआर को प्लॉट किया यानी रोटर स्पीड को, और एनआर की वैल्यू को डायरेक्टली हमने नहीं लिखा है, हमने एनएस के परसेंटेज के हिसाब से एनआर को लिखा है, ठीक है। यानी एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनआर बाई एनएस इंटू 100 करके हम लोग जो वैल्यू आ रहा है उसको लिख रहे हैं, और बल्कि 100 हटा दें तो भी उस वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। यानी स्पीड जो हम लोग लिख रहे हैं, एनआर जो लिख रहे हैं, किसके टर्म में लिख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एनएस के टर्म में, कि एनएस का कितना परसेंट है अभी एनआर, एनएस का कितना परसेंट है एनआर, इस तरह करके चल रहे हैं। इसका मतलब है ये तो 0 है तो चलो 0%, 0.2 का मतलब है एनआर जो है 20% है एनएस का, 0.4 का मतलब है एनआर 40% है एनएस का, 0.6 का मतलब है एनआर 60% है एनएस का, 0.8 का मतलब एनआर 80% है एनएस का, और ये 1.0 का मतलब है इस वक्त एनआर 100% है एनएस का, यानी एनआर एनएस के बराबर हो चुका है। यानी इस पॉइंट पे योर एनआर हैज बिकम इक्वल टू एनएस। ऐसा रियल में तो होता नहीं है, लेकिन एनालिसिस के लिए हमें वो मान के चलना जरूरी है, सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके, ठीक है। यानी यहाँ हो क्या रहा है, आपका रोटर स्टार्ट हुआ, एनआर इज इक्वल टू 0 से रोटर स्टार्ट हुआ, और रोटर ने स्पीड गेन करना शुरू किया, स्पीड गेन करते करते बहुत नजदीक पहुंच गया एनएस के, और अगर ऐसा पॉसिबल होता कि एनआर एनएस के बराबर पहुंच जाता तो ये यहाँ पे आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिलती। यानी रोटर का स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो जाहिर है रोटर का स्पीड जब इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। क्लियर? स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। रोटर का स्पीड अगर इधर इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली स्लिप इधर इंक्रीज करेगा। तो देखो वही होना भी चाहिए। हम लोग देख चुके हैं कि जिस समय ये जीरो है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, हमें स्लिप मैक्सिमम मिलता है। हम लोग देख चुके हैं कि जिस समय ये जीरो है, जिस समय एनआर जीरो है उस वक्त हमें स्लिप मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो यहां भी जिस समय एनआर जीरो है उस समय स्लिप हमें मैक्सिमम मिल रहा है, और जिस वक्त एनआर एनएस के बराबर है यानी एनआर की वैल्यू मैक्सिमम है, उस वक्त स्लिप की वैल्यू मिनिमम है। यानी एक एक्सिस में हमारा मूवमेंट इंक्रीजिंग मूवमेंट इस तरफ है और स्लिप वाले एक्सिस में हमारा इंक्रीजिंग मूवमेंट इस तरफ है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है सबको? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब यहां देखो ये जो ग्राफ है ना, इससे दो ग्राफ हम लोग निकाल सकते हैं, यानी एक्चुअली में ये दो ग्राफ प्लॉट है। देखो अगर गौर से, तो एक टॉर्क स्लिप का कर्व और एक टॉर्क रोटर स्पीड का कर्व, दोनों का सेम ग्राफ है लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, दोनों का समझने का तरीका अलग अलग है, दोनों की वर्किंग अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, दोनों का कंक्लूजन अलग अलग है, दोनों से अलग अलग चीजें साबित होती हैं, अलग अलग कंक्लूजन्स निकलता है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें दो तरह का कंडीशन ले सकते हैं। पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल चीजें हम लोग करते हैं, एक्चुअल ऑपरेशन करते हैं, एक्चुअल फिनोमेनन करते हैं, और उस एक्चुअल ऑपरेशन के दौरान जो जो चीजें हमने नोट डाउन की, जो जो चीजों को हमने कैलकुलेट किया, उन चीजों को एक्सिस पर रख के हम लोग प्लॉट करते हैं, जिससे हमें कर्व मिलता है। और कर्व इज द बेस्ट मीडियम, ग्राफिकल एनालिसिस इज द बेस्ट मीडियम टू इंटरप्रेट एनीथिंग और टू अंडरस्टैंड एनीथिंग और टू एक्सप्लेन एनीथिंग और टू एक्सप्रेस एनीथिंग। ठीक है, तो यहां हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, यानी एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस यहां दो तरह का कर सकते हैं, या तो मशीन को फुल्ली लोड कर दें, दो तरह से हम लोग कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, या तो इंडक्शन मशीन को फुल्ली लोड कर दें और धीरे धीरे लोड रिड्यूस करें, उससे भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में करें हम लोग चीजें, यानी पहले इंडक्शन मोटर को स्टार्ट होने दें, स्टार्ट होकर स्पीड गेन करने दें, और जब स्पीड एकदम नजदीक पहुंच जाए, जब रोटर का स्पीड वेरी मच नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाए, यानी रोटर का स्पीड जब नियर सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाए, तब हम मशीन को लोड करना शुरू करें। ठीक है, जाहिर है मशीन को जितना लोड करेंगे एनआर की वैल्यू कम होते जाएगी, एनआर की वैल्यू कम होते जाएगी तो स्लिप का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला तरीका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, दोनों से कर सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखना है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मेरी आवाज सबको मिल रही है क्लियर? ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है, यहां पे दोनों चीज करके इस कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। पहला चीज, अगर मशीन को हम फुल्ली लोड कर दें और तब धीरे धीरे लोड हटाएं, यानी फुल लोड से नो लोड की तरफ जाएं, उससे भी ये कर्व प्लॉट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, मशीन को स्टार्ट होने दें, स्पीड गेन करने दें, कोई लोड नहीं रखें, नो लोड पे मशीन को स्टार्ट करें, नो लोड पे मशीन को स्पीड गेन करने दें, और नो लोड पे इसको मैक्सिमम हो जाने दें, रोटर की स्पीड को। मैक्सिमम का मतलब जब रोटर का स्पीड वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाए, और जब वेरी मच नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाए, वहां से इसको लोड करना शुरू करें। जैसे जैसे लोड इस पे देंगे वैसे वैसे एनआर कम होता जाएगा, आपको बता चुके हैं। रोटर का स्पीड कम होगा, जाहिर है मैकेनिकल लोड बढ़ाने का मतलब रोटर का स्पीड कम होना, जाहिर है ये मोटर है तो इसमें लोड बढ़ाने का मतलब मैकेनिकल लोड बढ़ाना, क्योंकि आपका ये मोटर है तो जाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दे रहे हैं, मैकेनिकल पावर आउटपुट मिल रहा है, तो मैकेनिकल लोड ही इस पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे लोड अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे मैकेनिकल लोड अप्लाई करेंगे, एनआर कम होता चला जाएगा, यानी रोटर स्पीड डिक्रीज करने लगेगा। रोटर स्पीड डिक्रीज करने का मतलब ही है स्लिप का इंक्रीज करना। ठीक है, तो वैसे करके भी हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो सेकंड वाला तरीका जो अभी आपको बताए कि नो लोड पे मशीन को स्टार्ट होने देंगे, नो लोड पे मशीन को स्पीड गेन करने देंगे, नो लोड पे रोटर का स्पीड जब वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाएगा, वहां से मशीन को लोड करना शुरू करेंगे। ये मेथड सबसे बेहतर मेथड माना जाता है, होगा दोनों से, लेकिन इस मेथड को सबसे बेहतर मेथड माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये मेथड करेंगे। अब देखो ये मेथड करने में होता क्या है, ये मेथड करने में होता क्या है कि हमने स्टार्ट होने दिया मशीन को नो लोड पे,
नो लोड पे अब रोटर स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते बहुत नजदीक पहुंच गया सिंक्रोनस स्पीड के, ठीक है। अब वहां से हम लोडिंग स्टार्ट करेंगे, अभी तक नो लोड पे था। लोडिंग करने का मतलब है एनआर में डिक्रीज होना, इज दैट क्लियर? लोडिंग करने का मतलब है धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, लोडिंग करने का मतलब एनआर की वैल्यू का डिक्रीज होना, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब एनआर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो जाहिर है ब्रैकेट के अंदर जो ns माइनस एनआर है इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, और इसकी वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है स्लिप का इंक्रीज करना, ठीक है। यानी मैकेनिकल लोड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एनआर वैसे वैसे डिक्रीज करता जाएगा, एनआर जैसे जैसे डिक्रीज करता जाएगा स्लिप की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। और इसी को यूज करके सबसे पहले हम टॉर्क स्लिप का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो यहां देखो वही चीज कर रहे हैं हम लोग। ये आप हमेशा ध्यान देना, इसमें दो ग्राफ छिपा हुआ है। पहला ग्राफ कौन सा है, पहला कर्व कौन सा है, पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? टॉर्क वर्सेस रोटर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन हमेशा ध्यान देना दोनों ग्राफ का ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग है, ठीक है। पहला ग्राफ जो है, फर्स्ट ग्राफ इज रिवर्स ग्राफ एंड सेकंड ग्राफ इज फॉरवर्ड ग्राफ, ठीक है। पहला ग्राफ रिवर्स ग्राफ है। जाहिर है जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग प्लॉट करते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम लोग करते क्या थे, मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में वीआई कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक में क्या करते हैं, तो एक साइड वोल्टेज रखते हैं, एक साइड करंट रखते हैं। मान लो ये वोल्टेज एक्सिस है और मान लो ये करंट एक्सिस है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं। वोल्टेज को इंक्रीज करते करते मान लो जर्मेनियम के 0.3 वोल्ट तक हम लोग पहुंचे, तो यहां से अचानक से करंट राइज हो जाएगा एक्सपोनेंशियली। यानी एक क्वांटिटी, खासकर उसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं, हालांकि कहीं रख सकते हैं उसको, वर्टिकल पे भी रख सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख के हम इंक्रीज कराते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज मिल रही है दूसरे क्वांटिटी की, उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। यानी यहां क्या करते हैं, जीरो से लेके बढ़ रहे हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है। जाहिर है जीरो से लेके बढ़ रहे हैं, जैसे ही 0.3 वोल्ट पे पहुंचेंगे हम लोग, इसका कटिंग वोल्टेज पहुंच गया और यहां से ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, अचानक से एक्सपोनेंशियल करंट आपको, एक्सपोनेंशियल राइज इन करंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जीरो से एक एक्सिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोग दूसरे में देखते हैं। कहीं भी ग्राफ होता है तो ओरिजिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में आपका ओरिजिन यहां है, यानी इसमें भी जीरो से बढ़ेंगे लेकिन इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। यानी आपका ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ है, ये आपका एक्सिस है, इधर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे आपका कर्व जा रहा है, ठीक है। यानी पहला वाला जो ग्राफ है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ये रिवर्स ग्राफ है, इसमें यहां से जीरो से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। लेकिन वहीं टॉर्क रोटर स्पीड का कर्व लेंगे तो ये फॉरवर्ड ग्राफ है, यानी इसमें यहां से जीरो आगे बढ़ रहे हैं, इस तरफ यहां से आगे बढ़ रहे हैं और तब इसकी वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं। तो ये ग्राफ टॉर्क रोटर स्पीड का ग्राफ ऐसे चलेगा और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ रिवर्स डायरेक्शन में, यानी ऐसे चलेगा। इज दैट क्लियर? ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो अब इसके ऑपरेशन पे हम लोग आ जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपको पहले बताए थे वो चीजें हमने किया, यानी पहले नो लोड पे हमने इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर दिया, नो लोड पे इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे स्पीड गेन करने लगा, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड गेन करने लगा। स्पीड गेन करते 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 अब एनआर देखो बढ़ता चला जा रहा है। एनआर 40% ऑफ एनएस हुआ, 60% ऑफ एनएस हुआ, 80% ऑफ एनएस हुआ और यहाँ लगभग 100% ऑफ एनएस, यानी रोटर स्पीड बहुत नजदीक पहुंच गया सिंक्रोनस स्पीड के, ठीक है। और अगर दोनों बराबर हो जाता तो स्लिप की वैल्यू जीरो हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ से मान लो कि बराबर है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि बराबर है तो स्लिप की वैल्यू जीरो है, ठीक है। और स्लिप की वैल्यू जीरो है तो आपको टॉर्क के इक्वेशन से पता है कि स्लिप जीरो तो जाहिर है टॉर्क जीरो होना भी चाहिए था।
टॉर्क के इक्वेशन से आपको पता है ना, टॉर्क के इक्वेशन से पता है कि अगर स्लिप 0 तो आपका टॉर्क 0। तो जाहिर है आपका ग्राफ कहां से शुरू होगा, आपका ग्राफ ऑरिजिन से शुरू होगा, यानी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ, यानी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ ऑरिजिन से शुरू हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका ग्राफ ऑरिजिन से शुरू हो रहा है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, अब हम लोग मोटर को लोड करने लगे, धीरे धीरे लोडिंग करने लगे, तो जाहिर है रोटर स्पीड कम होने लगा। रोटर स्पीड कम होने लगा तो स्लिप बढ़ने लगा। आप देखो स्लिप बढ़ रहा है, स्लिप 0 से 0.2 हुआ, 0.4 हुआ, 0.6 हुआ, 0.8 हुआ, और एक समय इतना लोडिंग कर देंगे, इतना लोडिंग कर देंगे कि आपका मोटर रुक भी सकता है, रुक जाएगा, एनआर 0 हो जाएगा, ठीक है, और स्लिप मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। अब देखो ग्राफ में, यहां आपको ग्राफ में दो पार्ट दिख रहा है। ग्राफ शुरुआत में इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, एक वक्त मैक्सिमम पहुंचता है, यानी ग्राफ इधर राइज कर रहा है। गौर से देखो तो ग्राफ का दो पार्ट है, किसी भी ग्राफ को ले लें। ये यहाँ पे 3 ग्राफ हमने लिया है अलग अलग रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए, ठीक है। सपोज दैट एक का रोटर रेजिस्टेंस R है, उससे बढ़ी हुई वैल्यू दूसरे का रोटर रेजिस्टेंस 4R है, यानी 4 टाइम्स पहले वाले के, और तीसरे का रोटर रेजिस्टेंस 6R है, यानी पहले वाले जो रेफरेंस हमने लिया, रेफरेंस से 6 टाइम रोटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तीनों ग्राफ सिमिलर है, बस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू अलग अलग है। किसी भी एक ग्राफ को अगर हम लोग लेते हैं तो ग्राफ में देखो दो पार्ट है, पहला इधर से राइज कर रहा है, मैक्सिमम पहुंचता है, फिर उसके बाद से फॉल करने लगता है, ठीक है। ये आपके ग्राफ की पहचान है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे, कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे, और क्या क्या चीजें इस पे असर डालती है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग आ जाते हैं, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें लिख भी लीजिए, थोड़ा सा लिखते चलिए तो आसान रहेगा, नहीं तो बाद में एक बार लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। जाहिर है हम लोग 3 कर्व लेके चले हैं, तो हम लोग ग्रुप ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ कर्व इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, अ फैमिली ऑफ टॉर्क स्लिप कर्व्स हैज बीन शोन इन द गिवन फिगर फॉर अ रेंज। जाहिर है रेंज कहां से कहां तक है, तो s इज इक्वल टू 0 से लेके s इज इक्वल टू 1 तक, फॉर अ रेंज s इज इक्वल टू 0 to s is equal to 1 with R2 as a parameter। जाहिर है R2 रोटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पहले वाले केस में R2 की वैल्यू हम लोग R लेके चले हैं, यानी रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू R लेके चले हैं। दूसरे वाले केस में R2 की वैल्यू 4R लेके चले हैं। तीसरे वाले केस में R2 की वैल्यू हम लोग 6R लेके चले हैं, ठीक है। रोटर रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कर्व को हमने प्लॉट किया। अब आ जाओ स्टार्टिंग टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इट इज वेरी मच एविडेंट, इट इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द कर्व एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस दैट when s is equal to 0, when s is equal to 0, t is equal to 0। तो जाहिर है कर्व से भी हम लोग देख सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी हम लोग देख सकते हैं कि जब s is equal to 0 होगा तो डेफिनेटली t is equal to 0 होगा, ठीक है। तो इससे भी हम लोग देख सकते हैं, कर्व से भी और मैथमेटिकल इक्वेशन से भी, कि जब स्लिप की वैल्यू 0 होगी तो डेफिनेटली t is equal to 0 होगा। कॉमा देके लिखिए, hence the curve starts from the origin, या एक से ज्यादा कर्व है ना तो कर्व्स कर दीजिए, hence the curves start from the origin। एक से ज्यादा कर्व है इसलिए कर्व्स लिख दीजिए, कर्व्स start from the origin, ठीक है। इंडिकेटेड बाय पॉइंट O, ये पॉइंट O से origin को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेटेड बाय पॉइंट O। अब ये जो नॉर्मल रेंज है ना, यहां तक का रेंज जो है ना, यहां तक के रेंज का मतलब है, यहां तक के रेंज का मतलब है एनआर जो है ना ns से बहुत बहुत नजदीक है, ठीक है। जाहिर है यहां हम लोग देख रहे हैं एनआर जो बढ़ता है % ऑफ ns, और यहां आ जाओ तो 90% ऑफ ns, ठीक है। तो 90% से लेके 100% ऑफ ns,
NR की वैल्यू यहाँ NS से बहुत बहुत क्लोजर है। NR is very very near to the NS, ठीक है, the value of NR is very much near to the NS, यानी रोटर स्पीड नियर सिंक्रोनस स्पीड है इस रेंज में, ठीक है। ये जो कर्व का रेंज हमें दिख रहा है ना, इस रेंज पे गौर करो तो ये क्या है, यहाँ देखो 0.8 से भी आगे है, यानी मान लो अगर 0.9 है, 0.9 से 1 के बीच में, ठीक है, यानी NR 90% ऑफ NS से 100% ऑफ NS के बीच में है, मींस योर रोटर स्पीड इज वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। वैसे कंडीशन में देखो क्या होता है कर्व पे और क्यों होता है कर्व पे, ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे, यानी क्या होता है कर्व पे वो भी देखेंगे और क्यों होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए एट नॉर्मल स्पीड्स क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड, और इन अदर वर्ड्स क्लोज टू द सिंक्रोनिज्म, कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए द टर्म SX2, द टर्म SX2 is very much smaller and negligible with respect to R2 and negligible with respect to R2। तो होता क्या है, कैसे कंडीशन की बात कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं जब NR बहुत नजदीक है सिंक्रोनस स्पीड से, यानी NR is very much near to the synchronous speed। तो हमने देखा हमारा जो टॉर्क का इक्वेशन होता है उस पे आ जाते हैं। चलो यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं इसको हटा के। ठीक है, तो टॉर्क का जो हमारा इक्वेशन है, हमें पता है हमारे टॉर्क का इक्वेशन हाँ, खेलो खेलो, पढ़ाने दो बेटा, जाइए खेलिए। बाबू गुस्सा हो गया है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा, जाइए खेलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कब कंडीशन है यहाँ इस कंडीशन में, ठीक है, इतनी दूर के लिए एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इतनी दूर के लिए, जब आपका रोटर स्पीड वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड है, वैसे कंडीशन में अगर हम लोग गौर करें तो ये जो टर्म है SX2 ये R2 के मुकाबले नेग्लिजिबल है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब स्लिप की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, जब स्लिप की वैल्यू यहाँ इस रेंज में हमें क्या मिल रहा है, स्लिप की वैल्यू देखो वेरी मच नियर टू 0 है, तो स्लिप की वैल्यू जब बहुत कम होगी तो जाहिर है ये टर्म नेग्लिजिबल हो गया, किसके मुकाबले, रोटर रेजिस्टेंस के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि इस रेंज में हम लोग देख रहे हैं, इस रेंज में स्लिप की वैल्यू हमें बहुत कम मिल रही है, अगर NR NS के बराबर हो जाए तो स्लिप 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेंज में जब स्लिप नेग्लिजिबल है, जाहिर है स्लिप नेग्लिजिबल है, तो ये टर्म नेग्लिजिबल है SX2, और नेग्लिजिबल टर्म का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो जाहिर है ये टर्म जो है ना, इसके मुकाबले R2 के मुकाबले SX2 का टर्म नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज पर इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, अब जाहिर है ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, कोई भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए, जैसे ये ग्राफ है जब आपका रोटर रेजिस्टेंस R है, ये ग्राफ है जब रोटर रेजिस्टेंस 4R है, ये ग्राफ है जब रोटर रेजिस्टेंस 6R है, यानी किसी एक फिक्स वैल्यू ऑफ R के लिए एक कर्व हम लोग लेके चल रहे हैं, यानी R भी फिक्स हो गया, और अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो E2 और E2 स्क्वायर भी फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग डिपेंडेंस इक्वेशन निकालें इसके बेसिस पे, तो डिपेंडेंस इक्वेशन में बहुत आसानी से हम लोग अब कह सकते हैं, अगर ये भी नेग्लिजिबल हो गया तो हम लोग बहुत आसानी से एक चीज यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टॉर्क R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, एनीवन ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो इस इक्वेशन से हमने देखा कि अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ठीक है, अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज है तो ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म तो खुद कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना।
अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो E2 कांस्टेंट है, E2 कांस्टेंट है तो E2 स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ये भी पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और ये टर्म नेग्लिजिबल हो गया। तो बचा क्या? तो अगर हम लोग गौर से देखें तो बचा क्या? TR हम लोग कह सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू S R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, ठीक है। एक R2 ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें मिलेगा TR इज प्रोपोर्शनल टू S अपॉन R2, ठीक है। अब R2 भी हम लोग फिक्स ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर R2 के लिए एक कर्व है, एक पर्टिकुलर R2 के लिए एक कर्व है, यानी R2 भी फिक्स हो गया, R2 भी कांस्टेंट हो गया, तो अल्टीमेटली बचा यही ना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, लेकिन ध्यान देना है ये पूरे कर्व के लिए नहीं है, ये पूरे कर्व के लिए नहीं है, सिर्फ इतने दूर के पार्ट के लिए है, क्योंकि कंडीशन हम लेके चले हैं ये नेग्लिजिबल है, और ये नेग्लिजिबल तभी है जब स्लिप इज वेरी मच नियर टू जीरो। जब स्लिप नेग्लिजिबल है तब ये नेग्लिजिबल है, और इसके नेग्लिजिबल होने से ये कंडीशन मिला, यानी इतने रेंज के लिए ही ये वैलिड है डिपेंडेंस इक्वेशन। क्यों? कौन से रेंज के लिए? तो जब आपका रोटर स्पीड इज वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। इतने रेंज में हमें ये अप्रोक्सीमेशन करने के बाद, और ये अप्रोक्सीमेशन क्यों? क्योंकि अगर स्लिप नेग्लिजिबल है तो ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू R2, और ये नेग्लिजिबल है तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन मिल रहा है, यानी इतने दूर के लिए हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। अब देखो तो ये इक्वेशन किसका इक्वेशन है? ग्राफिक्स के हिसाब से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से किसका इक्वेशन है? A straight. यस, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको मिल रहा है, यानी इस रेंज में आपका कर्व लीनियर है, इस रेंज में टॉर्क स्लिप का रिलेशन लीनियर है। इसीलिए अगर हम लोग इस इंडक्शन मोटर को लोकोमोटिव में यूज करेंगे, ट्रैक्शन पर्पस से यूज करेंगे, अगर लोकोमोटिव में यूज करेंगे तो हम लोग उस लोकोमोटिव का ऑपरेशन इसी रेंज में कराते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि लोकोमोटिव का ऑपरेशन इसी रेंज में हो। इस रेंज से फायदा क्या मिलेगा कि हमें लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, जितना हम स्लिप का वेरिएशन कराएंगे उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर वेरिएशन हमारा टॉर्क में होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर उस मोटर को ड्राइव की तरह यूज करते हैं, अगर लोकोमोटिव में यूज करते हैं, अगर ट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि इस लीनियर रेंज में ही हम अपने ट्रैक्शन सिस्टम का ऑपरेशन कराएं, इस लीनियर रेंज में ही इस ड्राइव का हम ऑपरेशन कराएं, क्योंकि यहाँ हमें लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है टॉर्क और स्लिप के बीच में। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जितना स्लिप को वेरी कराएंगे उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर वेरिएशन होगा हमारे टॉर्क में, यानी बेटर कंट्रोल पॉसिबल होगा, ठीक है, बेटर मूवमेंट पॉसिबल होगा, ठीक है। समझ में आया इतना चीज? Yes, sir. ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, इसी पॉइंट को अब लिख लीजिए इंप्लाइज का साइन देके, हेंस कॉमा देके लिखिए, उसके बाद फॉर लो वैल्यूज ऑफ स्लिप, फिर कॉमा दे दीजिए, द टॉर्क स्लिप कर्व इज अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन। हो गया? अब अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब इसके आगे का पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, यहां तक गौर करो, जितना भी कर्व है, यहाँ 4 कर्व हम लोग लेके चले हैं, चारों कर्व पे गौर करो, तो चारों कर्व पे इतने दूर का जो पोर्शन है, इतने दूर का जो पोर्शन है, चारों कर्व का हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो लिख लीजिए एज, अगले पॉइंट में, एज स्लिप इंक्रीजेस, और जाहिर है स्लिप कैसे इंक्रीज कर रहा है, पहले बता चुके आप लोगों को स्लिप क्यों इंक्रीज कर रहा है। यस, हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, हम लोग लोड इंक्रीज कर रहे हैं, लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लिप बढ़ रहा है। यही तो हमारा एक्सपेरिमेंट था, यही तो परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यही तो ऑपरेशन कर रहे हैं कि मशीन को पहले स्टार्ट होने दिए नो लोड पे उसको स्पीड गेन करने दिए, और नो लोड पे ही उसको फुल स्पीड पे आने दिए। जैसे ही रोटर का स्पीड नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड पहुंच गया, वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड पहुंच गया, तब हम इस मशीन को लोड करना शुरू किए, लोड धीरे धीरे बढ़ाने लगे, और लोड बढ़ाने के साथ साथ हमें जो टॉर्क की वैल्यू मिल रही है और जो एनआर की वैल्यू मिल रही है उसको प्लॉट करते जा रहे हैं, और जाहिर है एनआर की वैल्यू मिल रही है तो इससे कैलकुलेट करके स्लिप की वैल्यू मिल जा रही है, इसको भी प्लॉट कर रहे हैं, तो टॉर्क स्लिप का कर्व भी मिल रहा है, टॉर्क रोटर स्पीड का कर्व भी मिल रहा है, ठीक है। यानी हम लोग लोड को बढ़ा रहे हैं, स्लिप इंक्रीज कर रहा है। तो अब उसके आगे के पोर्शन पे हम लोग देख रहे हैं, लिख लीजिए एज स्लिप इंक्रीजेस, एक कॉमा दे दीजिए,
कॉमा के बाद लिखिए द टॉर्क ऑल्सो इंक्रीजेस, या वो भी टर्म जोड़ लो, रुक जाओ, एज स्लिप इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द लोड ऑन द मोटर, द टॉर्क ऑल्सो इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम कब होता है? तो आपको पता है कि मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं R2 इज इक्वल टू SX2, ये होने पर मैक्सिमम होता है। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि S जब R2 बाई X2 के बराबर हो जाए, S जब R2 अपॉन X2 के बराबर हो जाए, तब ये हमारा कर्व मैक्सिमम हो जाएगा। यानी लोड बढ़ाने के साथ स्लिप बढ़ रहा है, स्लिप बढ़ते बढ़ते जिस समय R2 अपॉन X2 के बराबर हो जाएगा, हमारा कर्व मैक्सिमम पहुंच जाएगा, हमारा कर्व मैक्सिमम पहुंच जाएगा, हमारा कर्व मैक्सिमम पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए, उस पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए। पॉइंट में है क्या? द टॉर्क ऑल्सो इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम व्हेन S is equal to R2 upon X2। ठीक है, when S is equal to R2 upon X2। और ये आया कैसे? तो जाहिर है हम लोग ये जो कंडीशन निकाले थे, ये कंडीशन मैक्सिमम होने के लिए उसके बेसिस पे आया। क्लियर है? इतना समझ में आया? यानी जैसे जैसे हम लोड और बढ़ाए, हमने दो चीज अभी तक देखा। पहले इस रेंज में जब हमारा रोटर स्पीड इज वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड, इसमें हमने देखा कि हमें ये मिलता था, हमारा टॉर्क डायरेक्टली स्लिप पे डिपेंड करता था, और इसमें हमें टॉर्क स्लिप का कर्व अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मिलता था। उसके बाद लोड हमने और बढ़ाया, तो आपका टॉर्क इंक्रीज होते होते एक समय आपका टॉर्क मैक्सिमम पे पहुंच गया, और मैक्सिमम पे जब पहुंचा तो किस वैल्यू पे पहुंचा? जब स्लिप R2 अपॉन X2 के बराबर है, यानी स्लिप जब आपका रोटर रेजिस्टेंस पर फेज डिवाइडेड बाय रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल के बराबर है, तब हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और इसी टॉर्क को मैक्सिमम टॉर्क भी कहते हैं, ब्रेकडाउन टॉर्क भी कहते हैं, और पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, तीन नाम है इसका। इसी टॉर्क को जो मैक्सिमम हो गया उसको हम लोग मैक्सिमम टॉर्क भी कहते हैं, ब्रेकडाउन टॉर्क भी कहते हैं, और पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क भी कहते हैं, ब्रेकडाउन टॉर्क भी कहते हैं, और पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं, पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को अगले पॉइंट में। दिस मैक्सिमम टॉर्क इज आल्सो नोन एज द ब्रेकडाउन टॉर्क, द ब्रेकडाउन टॉर्क TB। ठीक है, और पुल आउट टॉर्क। ठीक है, और स्टॉलिंग टॉर्क एक और नाम दे दीजिए, स्टॉलिंग टॉर्क। तो इतना सारा इसका नाम है। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क, ब्रेकडाउन टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, स्टॉलिंग टॉर्क, सब इसी का नाम है। ठीक है, अब देखो हमेशा हम बोलते हैं ना कि नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी खासियत है कि हमें नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। तो यहां देखो तो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन का क्या मतलब होगा? ब्रेकडाउन का क्या मतलब होना चाहिए? हम हमेशा कहते हैं ना कि नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है, क्या मतलब होना चाहिए? ब्रेकडाउन वहां से खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? खुद वहां से मतलब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? मतलब उसके आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। और ब्रेकडाउन का मतलब होता है तोड़ के गिरा देना। तो क्या ये तोड़ के गिरा देगा? मशीन का टॉर्क इतना ज्यादा हो जाएगा, इंडक्शन मोटर का टॉर्क इतना ज्यादा हो जाएगा कि तोड़ के गिरा देगा इंडक्शन मोटर को। ऐसा होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा ध्यान में रखिए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस ब्रेकडाउन का मतलब है, हमेशा ध्यान में रखो, दिमाग में बैठा लो, इस ब्रेकडाउन का मतलब है आपके टॉर्क स्लिप के कर्व का ब्रेकडाउन। आपके टॉर्क स्लिप का कर्व इस तरह से इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट पे पहुंचे और इस पॉइंट से स्लिप को और बढ़ा देंगे,
यानी इस पॉइंट पे अगर लोड को हम और बढ़ा दिए तो यहां से अब आपका टॉर्क कम होने लगेगा। तो इस कर्व में ब्रेक डाउन हुआ, यहां के बाद से कर्व पहले एक डायरेक्शन में जा रहा था, ब्रेक डाउन होकर अब दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं होता है कि टॉर्क इतना ज्यादा हो गया कि मशीन को तोड़ देगा, नहीं। यहां ब्रेक डाउन का मतलब है आपके ग्राफ में, आपके कर्व में इस पॉइंट के बाद ब्रेक डाउन आया, पहले इंक्रीज करा था इस डायरेक्शन में, लेकिन इस पॉइंट के बाद दूसरे डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा और डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो कर्व का ब्रेक डाउन यहां हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह पुल आउट का भी यही मतलब है। पुल आउट का मतलब क्या है? नीचे खींच जाना। यानी मान लो अगर इस तरह का कोई स्लोप होता हमारे पास, ठीक है, मान लो इस तरह का कोई स्लोप होता हमारे पास, ये मान लो लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम है और यहां पर एक बॉल को हम लोग इधर से फोर्स लगा के, इस बॉल को हम लोग फोर्स लगा के ऊपर चढ़ा रहे हैं। जितना ज्यादा हम लोग फोर्स लगा रहे हैं बॉल उतना ही ऊपर चलता चला जा रहा है। जितना ज्यादा हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बॉल उतना ही ऊपर चलता चला जा रहा है। एक समय बॉल एकदम यहां पहुंच जाएगा पीक पर, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में और फोर्स लगाए ना तो ये ऊपर जाने के बजाय कहां आ रहा है? नीचे आने लग रहा है। नीचे आना मतलब वापस नीचे खींच लिया जाना। नीचे आना मतलब वापस नीचे खींच लिया जाना, यानी पुल आउट टॉर्क। तो यहां कर्व में इस पॉइंट के बाद से, इस टॉर्क के बाद से अगर लोड फर्दर और हम लोग बढ़ाते हैं, स्लिप अगर और फर्दर बढ़ता है तो यहां से कर्व में पुल आउट हो गया, इसीलिए इसका नाम पुल आउट टॉर्क भी है। इज दैट क्लियर? ब्रेकडाउन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो यहाँ कर्व, यहाँ ब्रेकडाउन की जो चर्चा कर रहे हैं वो आपके टॉर्क स्लिप के ग्राफ में ब्रेकडाउन है। पुल आउट की जो चर्चा कर रहे हैं वो आपके ग्राफ का पुल आउट है, जिसको हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने स्टार्टिंग से दो चीजों को अब तक देख लिया। दो चीजें कौन कौन सी थी? तो पहला था कि जब हम लोग उस रेंज में थे जब हमारा रोटर स्पीड वेरी मच नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड है, इस केस में हमें ये डिपेंडेंस इक्वेशन मिला था। हमने देखा था कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। इस केस में हमें अप्रोक्सीमेटली लीनियर इक्वेशन मिला था, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें मिला था। टॉर्क स्लिप का जो कर्व था वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन था। उसके बाद हमने लोड को फर्दर और बढ़ाया, स्लिप और बढ़ा और बढ़ते बढ़ते आपका टॉर्क मैक्सिमम पहुंच गया, ठीक है। बढ़ते बढ़ते आपका टॉर्क मैक्सिमम पहुंच गया और इस मैक्सिमम टॉर्क को हम लोग ब्रेकडाउन टॉर्क भी कहते हैं, पुल आउट टॉर्क भी कहते हैं, स्टॉलिंग टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। अब इससे आगे के कर्व पर हम लोग पहुंचेंगे, अगले पॉइंट में आ जाइए, ठीक है। अब धीरे धीरे लोड को और बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिख लीजिए, एज द लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर द स्लिप इंक्रीजेस फर्दर, देन कॉमा देके लिखिएगा, R2 becomes negligible as compared to SX2, as compared to SX2। ठीक है। अब यहां के बाद से, इस पॉइंट के बाद से लोड को अगर हम लोग और बढ़ाते हैं, ठीक है, लोड को और बढ़ाते हैं तो जाहिर है स्लिप और बढ़ेगा। स्लिप के और बढ़ने से क्या होगा? तो हमारा जो टॉर्क का इक्वेशन था, हमारा जो टॉर्क का इक्वेशन था तो होता क्या है, अब जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू बढ़ते चली जा रही है, स्लिप की वैल्यू जब बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो जाहिर है ये टर्म क्या है, स्लिप इनटू x2 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर स्लिप इनटू x2 की चर्चा करें तो अब स्लिप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ये वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि अब R2 के आगे ये बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं हमारा स्लिप बढ़ता चला जा रहा है और स्लिप के बढ़ने से क्या हो रहा है, जो हमारा टर्म था SX2 वो इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जैसे जैसे अब लोड फर्दर हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारी स्लिप की वैल्यू बढ़ते चले जा रही है। मैक्सिमम के बाद होगा क्या, मैक्सिमम के पहुंचने के बाद या मैक्सिमम के पहुंचने पर
स्लिप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, स्लिप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो जाहिर है ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करने से अब ऐसा होता है कि ये वैल्यू बहुत लार्ज हो जाता है इसके मुकाबले, यानी अब केस उल्टा हो गया। पहले यहां क्या हुआ करता था, तो Sx2 नेग्लिजिबल था, Sx2 नेग्लिजिबल था एज कंपेयर टू R2, लेकिन अब स्लिप इतना इंक्रीज कर चुका है कि अब R2 नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू Sx2। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये बढ़ गया। ठीक है, तो लिख लीजिए अब उसके नीचे उसी लाइन में, उसी पॉइंट में नीचे अगले लाइन में लिख लीजिए, therefore for large value of slip, therefore for large value of slip। ठीक है, तो जाहिर है अब क्या हो रहा है इस कंडीशन में, R2 अब नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू Sx2। तो इसमें देखो है क्या, ये टर्म कांस्टेंट, सप्लाई वोल्टेज हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, और आपका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर भी नेग्लिजिबल है, यानी आपका जो टॉर्क का इक्वेशन अब किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो टॉर्क का इक्वेशन S पे डिपेंड कर रहा है डिवाइडेड बाय Sx2 के होल स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दो तो S और इधर S का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, S और S का स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली 1/s अप्रोक्सीमेटली आपके पास बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल ये भी तो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी ये बच गया क्या, तो ये प्रोपोर्शनल टू S अपॉन S स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, यानी टॉर्क is directly proportional to 1/s, या दूसरे शब्दों में कहें टॉर्क is inversely proportional to S। ठीक है, तो अल्टीमेट इक्वेशंस, अब मैक्सिमम टॉर्क के बाद का इक्वेशन, यानी मैक्सिमम टॉर्क के बाद का कंडीशन, मैक्सिमम टॉर्क के लेफ्ट पार्ट का कंडीशन, जब स्लिप की वैल्यू बढ़ जाए, किससे बढ़ जाए, तो जब स्लिप की वैल्यू R2 अपॉन X2 से बढ़ने लगे, R2 अपॉन X2 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा था, स्लिप की वैल्यू R2 अपॉन X2 पे टॉर्क मैक्सिमम मिल रहा था, जब स्लिप इससे भी ज्यादा इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, तब ये टर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसके मुकाबले R2 नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जैसे ही ये नेग्लिजिबल होगा तो अब हमारा डिपेंडेंस इक्वेशन ये हो गया, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। अब देखो तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से वो किस चीज का इक्वेशन है, यस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से कर्व अब देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह का कर्व मिल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह का कर्व मिल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह का कर्व मिल रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिए इसी पॉइंट को, इसी पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए। जो शुरुआत था अगले पॉइंट में जो था, देयरफॉर फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ स्लिप, देयरफॉर फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ स्लिप, ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लीजिए, T is inversely proportional to S, उसके बाद कॉमा देके लिखिए, and hence, या and छोड़ दो, hence the torque slip curve is rectangular hyperbola। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आ जाइए। अब अगले पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे और लोड इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे स्लिप की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू बढ़ रही है तो जाहिर यहाँ रिवर्स रेशियो है, जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो देखो अब जैसे जैसे स्लिप और बढ़ता चला जा रहा है टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करती चली जा रही है, टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करती चली जा रही है। लेकिन अब एक चीज बताइए, चलो इससे आपको दिख तो गया टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज करते जा रही है, लेकिन क्या टॉर्क जीरो हो जाएगा यहाँ जाके? देखो तो कर्व पे जीरो हो रहा है क्या? इस साइड टॉर्क जीरो हो रहा है क्या? कभी नहीं होगा जीरो, कभी नहीं होगा जीरो। क्यों क्यों नहीं होगा जीरो? स्लिप का वैल्यू 1 है तो टॉर्क 0 कैसे होगा? अगर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। देखो मेरा क्या कहना है, ये आपको इक्वेशन मिल रहा है ना, स्लिप की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्वेश्चन समझो, सबसे पहले जवाब देने से पहले क्वेश्चन को समझा करो। मैक्सिमम के बाद से, मैक्सिमम का मतलब क्या है, जब स्लिप की वैल्यू R2 अपॉन X2 के बराबर हो। ठीक है,
जब स्लिप की वैल्यू R2 upon X2 के बराबर हो तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, इसका भी मैक्सिमम, इसका भी मैक्सिमम और इसका भी मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम के बाद से यानी इसके बाद स्लिप को और हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसके बाद स्लिप को और बढ़ा रहे हैं। स्लिप को बढ़ाने से क्या हो रहा है, देखो स्लिप को बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपका टॉर्क डिक्रीज कर रहा है, इस इक्वेशन से दिख भी रहा है, जितना स्लिप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस वैल्यू से स्लिप को बढ़ा रहे हैं ना, टॉर्क कम होता जा रहा है। तो स्लिप को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा नहीं होगा कि टॉर्क जीरो हो जाए, लगना चाहिए ऐसा, यस। क्योंकि देखो सबसे पहले ग्राफिक्स पे आ जाओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा ऐसे होगा, ना इस साइड एक्सिस को टच करता है ना इस साइड एक्सिस को टच करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हमेशा याद रखना। अगर परफेक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो दोनों साइड के एक्सिस को कभी नहीं टच करेगा, इज दैट क्लियर। और क्यों नहीं टच करेगा, ठीक है, ये तो ग्राफिकली आपको दिख गया, ग्राफिकली आपको दिख गया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व ऐसा होता है कि ना इधर के एक्सिस को टच करेगा ना इधर के एक्सिस को टच करेगा। अब जाहिर है ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इज आल्सो लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर ड्राइंग से ग्राफिक्स से हमें शो हो रहा है तो मैथमेटिक्स से भी ये शो होना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी देख लो, इस इक्वेशन को चलो फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग जो डिपेंडेंस इक्वेशन लाए यही है ना, यही है ना डिपेंडेंस इक्वेशन, ये वाला। जाहिर है स्लिप को बढ़ा रहे थे तो टॉर्क कम हो रहा था, लेकिन सोचो टॉर्क को अगर जीरो होना होगा, टॉर्क को जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर टॉर्क टेंड्स टू जीरो करना है तो हमें इसको टेंड्स टू इंफिनिटी करना होगा। और स्लिप क्या इंफिनिटी हो सकता है कभी, स्लिप क्या इंफिनिटी हो सकता है, इसीलिए कभी भी ये जीरो पे नहीं आएगा, सर्टेन वैल्यू रहेगा। और सर्टेन वैल्यू होना भी चाहिए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिलता था ना, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा जीरो थोड़ी ही होता था, स्टार्टिंग टॉर्क का एक हमें फिक्स्ड वैल्यू मिलता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करके लाते थे, इस इक्वेशन की तरह स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन लाते थे और एक वैल्यू मिलती थी। और जाहिर है स्टार्टिंग टॉर्क नॉन जीरो होगा, स्टार्टिंग टॉर्क नॉन जीरो होगा तभी तो आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमने देखा ग्राफिकली भी जाहिर है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकली भी जाहिर है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इस रिलेशन से हमें ये जरूर दिख रहा है कि जैसे ही स्लिप की वैल्यू s R2 upon X2 से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क डिक्रीज करता जाएगा और डिक्रीज करते करते यहां तक आपका पहुंचेगा टॉर्क। ये आपके कर्व का पहचान है, समझ में आया सबको, ठीक है।